हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो से हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। चैप्टर 7 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी है, तो हम बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे, इजी तरीके से डिटेल में हम ये चैप्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये चैप्टर की थ्योरी में जाने से पहले एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर की कि आखिर हम ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पब्लिक फाइनेंस में पहले हम पढ़ेंगे अबाउट फिस्कल फंक्शंस। फिस्कल फंक्शन क्या है? देखिए इट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट की क्या रोल होती है, क्या फंक्शन होती है इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, हाउ डज इट रेगुलेट एन इकोनॉमिक सिस्टम, उसी को हम फिस्कल फंक्शंस कहते हैं। और फिस्कल फंक्शंस यानी कि गवर्नमेंट की फंक्शंस में भी 3 तरीके की होती है। पहला आपका एलोकेशन फंक्शन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड थर्ड इज योर स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो ये तीनों ही फंक्शन के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा देखिए हम सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए इंडिया में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, हम एक फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं जहाँ पे ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, राइट, एंड हर स्टेट की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। तो देखिए अब गवर्नमेंट फंक्शन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या फंक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या फंक्शन है, इन दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड होती है, रिसोर्सेज कैसे डिवाइड होती है, वो आता है सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस के अंदर। तो इसके बारे में भी हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा इतना ही है ये जो आपको ये चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, तो एक रोड मैप बन गया है अब आपके दिमाग में। चलिए अब आपको आसान होगा समझने में कि आखिर हम कहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट फिस्कल फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज फिस्कल फंक्शन? तो देखिए जैसा कि मैंने कहा, फिस्कल फंक्शन इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। एक इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट की क्या रोल्स होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या फंक्शन होती है to ensure the smooth running of the economy, इसी को हम fiscal function कहते हैं। देखिए, government plays a crucial role in market economies even as markets largely dictate resource allocation। देखिए मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमें पता है जो मार्केट के फोर्सेस है, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस है, वही ज्यादातर रिसोर्स एलोकेशन करने में मदद करती है, राइट। डिमांड सप्लाई के बेसिस में ये रिसोर्स एलोकेशन होता है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होता। नहीं, गवर्नमेंट आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मार्केट इकोनॉमिक्स। ओवर द इयर्स देयर इन्वॉल्वमेंट हैज एक्सपैंडेड एमिंग टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मार्केट इकोनॉमी में? टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि देखिए हमें पता है मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादातर प्रॉफिट मोटिव लेके लोग काम करते हैं, राइट। और कभी कभार प्रॉफिट मोटिव की वजह से क्या होता है, लोग लालची हो जाते हैं, राइट। हमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, ह्यूमन बींग्स, राइट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यही सब चीज से बचने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट अक्सर इंटरवीन करता है इस इकोनॉमिक सिस्टम में with the aim to promote the general welfare of the society. Okay. Now, key government functions include raising revenue. तो गवर्नमेंट के देखिए फंक्शंस क्या है, मेन की फंक्शंस क्या क्या होते हैं? रेजिंग रेवेन्यू, गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू रेज करता है? थ्रू टैक्सेस। एंड ये टैक्सेस का पैसा गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करता है? पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, राइट। बेसिकली जो सोसाइटी के हित की चीजें होती है वो बनाने में, वो कंस्ट्रक्ट करने में, या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज होती है। देन स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स, राइट। बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग भी करती है लोगों से, एंड ये बोरोइंग भी वो कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करती है, राइट। सिमिलरली गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉय भी करती है अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, राइट, ताकि सर्विस प्रोवाइड किया जा सके लोगों को। एंड देखिए जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है तो वो क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करती है, सैलरी प्रोवाइड करती है, राइट।
एंड इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है थ्रू वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज. ओके, now government also establishes institutions like property rights and sets policies to address areas the market may not cover, such as providing essential public services. इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉपर्टी राइट्स जैसे इंस्टीट्यूशन भी एस्टैब्लिश करती है ताकि लोगों की जो राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे. राइट, लोगों को अपने कोई किसी से उसके राइट ना छीन पाए. तो इसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी राइट्स जैसे इंस्टीट्यूशन भी एस्टैब्लिश करती है एंड एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज की भी प्रोविजन बनाती है, प्रोवाइड करती है, जो कि हो सकता है कि मार्केट प्रोवाइड ना करे. ठीक है, तो जो भी मार्केट प्रोवाइड करने में चूक जाती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट द रोल दैट गवर्नमेंट प्लेज इन एन मार्केट इकोनॉमी. ओके, देखिए अब गवर्नमेंट जब भी अपने फिस्कल फंक्शंस तय करती है ना, तो ये फिस्कल फंक्शंस के थ्रू वो अपने 3 प्राइमरी मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स जो है वो पूरी करने की कोशिश करती है. ठीक है, अब ये 3 प्राइमरी मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स क्या है गवर्नमेंट के? देखिए, द 3 गोल्स आर, फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ensuring that real GDP grows faster than the population to improve living standard. तो देखिए 3 प्राइमरी गोल्स में से पहला गोल है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना. यानी कि गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि जो रियल जीडीपी है इकोनॉमी की वो ग्रो करे. रियल जीडीपी क्या होती है? देखिए, जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी में इंक्रीज आती है ना, एक्चुअल में आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जब एक इकोनॉमी, तो उसे हम ग्रोथ इन रियल जीडीपी कहते हैं. अगर सिर्फ प्राइसेस में इंक्रीज आती है तो वो नॉमिनल जीडीपी हो जाता है. लेकिन अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो तो उसे हम रियल ग्रोथ इन जीडीपी कहते हैं. राइट, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि उसके फिस्कल फंक्शन के थ्रू वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करे. एंड ये जो ग्रोथ है ना, इट शुड बी फास्टर देन योर पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, जितना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से आपकी जीडीपी बढ़नी चाहिए, तभी लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्रूव होंगे. राइट, सो फर्स्ट एम इज टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ. अब सेकेंड एम ऑफ द गवर्नमेंट या सेकेंड गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड हाई एम्प्लॉयमेंट. देखिए, reducing unemployment to boost income and output while minimizing societal harm caused by loss of production. ठीक है, तो दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक गोल गवर्नमेंट का क्या होता है कि इंश्योर करना कि अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो. ठीक है, लोगों के इनकम में बूस्ट आए. और गवर्नमेंट अगर किसी चीज की प्रोडक्शन को कम कर रहा है, राइट, देखिए क्या होता है ना एलोकेशन फंक्शन में कि गवर्नमेंट सर्टन सेक्टर्स में ज्यादा एलोकेट करता है, सर्टन सेक्टर में रिसोर्सेस कम एलोकेशन करती है. राइट, तो जिस सेक्टर में वो प्रोडक्शन या रिसोर्स एलोकेशन कम कर रही है तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि उसके वजह से कोई भी सोसाइटल हार्म या लॉस ना हो, कोई हैवी हार्म या हैवी लॉसेस ना हो. ठीक है, तो दूसरा गोल हो गया गवर्नमेंट का, टू प्रोवाइड हाई एम्प्लॉयमेंट. And the third major goal is to ensure stable prices, यानी कि इन्फ्लेशन को अवॉइड करना. क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करती है? देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो परचेसिंग पावर को इरोड करती है. देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम भी उतनी ही प्रोपोर्शन से बढ़े. राइट, तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है लेकिन जो आपके पास पैसा है, राइट, योर सैलरी, वो कम तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या होगा? आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी. विद द सेम सैलरी यू विल बी एबल टू बाय लेस गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, तो इस तरह से आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में गिरावट आएगी और गवर्नमेंट नहीं चाहता कि ऐसा हो. सिमिलरली बहुत ज्यादा डिफ्लेशन भी गवर्नमेंट नहीं चाहता. राइट, एक बैलेंस बना के रखना चाहता है प्राइसेस में. तो ये दिस इज द थर्ड प्राइमरी गोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, देखिए, अवॉइडिंग इन्फ्लेशन विच erodes purchasing power and deflation which signals economic downturn and potential unemployment. तो इन्फ्लेशन भी हमें नहीं चाहिए, डिफ्लेशन भी नहीं चाहिए. गवर्नमेंट क्या चाहिए कि स्टेबल प्राइसेस मेंटेन होता रहे. तो ये 3 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स के साथ गवर्नमेंट अपने फिस्कल फंक्शंस तय करती है. तो ये गोल आपको समझ आ गया. राइट, देखिए
governments intervene in the economy to meet these macroeconomic goals and improve individual well-being as the economy is not expected to self-regulate. देखिए, अब कैपिटलिज्म हम कहते हैं कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी है, राइट? लेकिन अगर हम पूरी तरह से सेल्फ रेगुलेशन में इसको छोड़ दें तो क्या होता है, कई कबार इनइक्वालिटी आ जाता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट, एक्सप्लॉइटेशन। तो ये सब चीज तो हम नहीं चाहते ना अपनी सोसाइटी में। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना नेसेसरी हो। ओके, इफेक्टिव इंटरवेंशन helps achieve economic growth, high employment and price stability, benefiting both individuals and society. तो अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इंटरवीन करेगा तो ये जो तीनों गोल्स है वो अचीव कर पाएगा और इससे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी दोनों की फायदा होती है, बोथ ऑफ देम विल बेनिफिट। तो यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा, राइट? तो देखिए, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो बस आपके लिए एक ओवरव्यू था कि गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन करती है, क्यों इंटरवीन करना नेसेसरी है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, पहले तो हम इकोनॉमिक सिस्टम को ही समझते हैं कि आखिर हमें इकोनॉमिक सिस्टम क्यों चाहिए। व्हाई डू वी नीड एन इकोनॉमिक सिस्टम? देखिए, द बेसिक इशू वी फेस इन एनी सोसाइटी इज scarcity. This means that while our wants and needs are unlimited, the resources available to satisfy those wants are limited, right? ये हम chapter 1 में ही पढ़ चुके हैं ये चीज कि economic problem, the fundamental economic problem is scarcity, right? And because of this imbalance, यानी कि because क्योंकि हमारी needs unlimited है and resources जो है वो limited है, तो इस इम्बैलेंस की वजह से इकोनॉमीज कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एवरीवन डिजायर. दिस इज वेयर एन इकोनॉमिक सिस्टम कम्स इन. एन इकोनॉमिक सिस्टम helps a society which comprises of household businesses and the government to make decision about how to allocate resources effectively. तो हमें इकोनॉमिक सिस्टम क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमें रिसोर्स इफेक्टिवली एलोकेट करने में हेल्प करती है. इट हेल्प्स अस मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली. ठीक है, इट आंसर्स द फंडामेंटल क्वेश्चंस like what, how and for whom to produce and how much resources should be set apart to ensure growth of productive capacity. तो जो फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करने में इकोनॉमिक सिस्टम हमारी हेल्प करती है, इसीलिए हमें इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, है ना. तो जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी हुई है तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है. ठीक है, ओके. मॉडर्न सोसाइटी ऑफर्स three economic systems for resource allocation: the market, the government, and a mixed system where both collaborate. These correspond to capitalism, socialism, and a mixed economy, each varying in state intervention levels. तो देखिए, मॉडर्न सोसाइटी में मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट इज योर कैपिटलिज्म, जिसे हम मार्केट सिस्टम भी कहते हैं. दूसरा है सोशलिज्म, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है. एंड तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे गवर्नमेंट एंड मार्केट बोथ कोलैबोरेट, राइट. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स बोथ कोलैबोरेट करके इकोनॉमी को चलाते हैं, है ना. एंड ये तीनों सिस्टम में देयर इज अलग अलग लेवल ऑफ स्टेट इंटरवेंशन. कैपिटलिज्म में मिनिमल इंटरवेंशन होता है, सोशलिज्म में मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में देयर इज अ मिक्स्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स, राइट. अब देखिए, Adam Smith is recognized as a strong proponent of free market with limited government involvement. जो एडम स्मिथ थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो हमेशा फ्री मार्केट के प्रोपोनेंट रहे हैं, यानी कि उन्होंने हमेशा कैपिटलिज्म को प्रमोट किया है. ठीक है, वो हमेशा कहते थे कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो लिमिटेड होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए. He believed government's role should be well defined yet limited, focusing on key areas. लेकिन देखिए, एडम स्मिथ ने भी ये माना है कि भले ही गवर्नमेंट की रोल लिमिटेड होनी चाहिए, छोटी सी होनी चाहिए,
लेकिन वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और सर्टन की एरियाज में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये की एरियाज कौन से हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट की रोल इम्पोर्टेंट होती है? दैट इज फर्स्ट योर नेशनल डिफेंस। एडम स्मिथ का मानना था कि नेशनल डिफेंस में तो गवर्नमेंट का रोल होना ही होना चाहिए, राइट? जब भी आपको अपने कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। आप मार्केट में ये चीज नहीं छोड़ सकते मार्केट के भरोसे, ठीक है? सिमिलरली जस्टिस सिस्टम में भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए कैपिटलिज्म में अनइक्वालिटी एंड अनफेयरनेस, एक्सप्लॉइटेशन जैसी चीजें होती है, राइट? टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफगार्ड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट को जस्टिस सिस्टम में दखल देना चाहिए एंड इंश्योर करना चाहिए कि जस्ट इकोनॉमी हो, सबके लिए बराबर हो कानून, ओके? एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन के कंस्ट्रक्शन में देखिए, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, ब्रिजेस, कैनल्स एंड पोस्टल सिस्टम। तो ऐसे जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी कंस्ट्रक्शन में, इनकी बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस में भी गवर्नमेंट को दखल देनी चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज मे नॉट एफिशिएंटली मैनेज दीज सिस्टम, दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? तो ये तीनों एरिया में तो एडम स्मिथ भी मानते थे कि गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो एडम स्मिथ जो कि इतनी ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफदारी करते हैं, राइट, स्टिल उन्होंने भी माना कि पूरी तरह से हम इकोनॉमी को मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते, सर्टन सेक्टर्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एडम स्मिथ तो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट, राइट? एडम स्मिथ के बाद इकोनॉमी में कई सारे चेंजेस आए, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी कई सारे डिप्रेशन आए, कई सारे ट्राउज आए, है ना? तो उसके बाद जो सोसाइटी को देखने का नजरिया है, इकोनॉमिक सिस्टम को एंड गवर्नमेंट की जो रोल है, ठीक है, उसको देखने का जो नजरिया है ना, वो बाद में और बदलता गया। और करंटली हम गवर्नमेंट रोल को कैसे देखते हैं, तो चलिए आइए उसमें एक हम नजर। तो देखिए, सिंस द 1930s, especially after the Great Depression, the government's role has expanded to include economic functions, highlighting the need for intervention for positive economic performance despite varying applications globally. देखिए, 1930s में जो डिप्रेशन आया ना, ग्रेट डिप्रेशन, इसके बाद लोगों की आंखें और खुल गई और उन्होंने और अच्छे से आइडेंटिफाई किया है कि गवर्नमेंट की रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक इकोनॉमी को डिप्रेशन जैसे सिचुएशन से बचाने के लिए, अवॉइड डिप्रेशन, रिसेशन अवॉइड करने के लिए। और अगर कभी कॉन्ट्रैक्शन या डिप्रेशन हो भी जाता है तो तुरंत इकोनॉमी को रिकवरी फेज में ले आने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्योंकि 1930s की जो डिप्रेशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हुई थी इस वजह से, क्योंकि तब क्या मानना था कि एक मार्केट इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्री छोड़ोगे तो मार्केट अपने आप खुद को करेक्ट कर लेगी, ऐसा तब माना जाता था। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, डिप्रेशन और बढ़ता गया और ये डिप्रेशन से बाहर आने में इकोनॉमी को बहुत टाइम लगा। तो इसके बाद जो ये फ्री छोड़ने का जो आइडिया था ना, ये अनपॉपुलर हो गया, ये कम पॉपुलर हो गया। एंड जो गवर्नमेंट का रोल है, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, वो ज्यादा पॉपुलर होने लगा। और आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्रूशियल मानी जाती है कोई भी इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। हालांकि जो एप्लीकेशंस है ना, वो वेरिंग है। मतलब देखिए, कोई कंट्री सोचती है कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कोई कंट्री सोचती है कि हाफ, मतलब 50-50 इंटरवेंशन होनी चाहिए, कोई कंट्री सोचती है कि थोड़ा कम होना चाहिए। तो इंटरवेंशन कितना होना चाहिए, इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, लेकिन सबने ये तो माना है कि इंटरवेंशन इज नेसेसरी। ओके, नाउ देखिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो रिचर्ड मस्ग्रेव है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड डिफाइन किया गवर्नमेंट की रोल, कि गवर्नमेंट की आखिर रोल क्या क्या होती है एंड किस तरह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन हिज बुक द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, रिचर्ड मस्ग्रेव इन हिज क्लासिक ट्रेटिस द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, which was published in 1959,
introduced the three branch taxonomy of the role of government in the market economy. तो उन्होंने गवर्नमेंट की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है मार्केट इकोनॉमी में उसको आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। उसको हम 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी कहते हैं बिकॉज ही हैज हाईलाइटेड 3 रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए इसको 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये 3 रोल क्या क्या है देखिए। Must be believed that for conceptual purposes the functions of the government are to be separated into 3 categories, ठीक है, यहाँ पे categories होना चाहिए, मिस हो गया। So function of the government should be separated into 3 categories, namely first is your resource allocation, ensuring efficiency in the use of resources. Second is your income redistribution, promoting fairness in wealth and income distribution. And third is your macroeconomic stabilization, यानी कि maintaining price stability and addressing macroeconomic issues. तो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन का रोल है इसको हम इस तरह से 3 हिस्सों में 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जब हमने चैप्टर की ओवरव्यू लिया था तब भी हमने फिस्कल फंक्शन को यही 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, राइट। तो ये डिवीजन किसने दिया है? ये रिचर्ड मस्ग्रेव ने दिया है और आज तक हम इसी डिवीजन को फॉलो करते हैं एंड यही 3 इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट को हम आज भी फॉलो करते हैं एंड इसी को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, यही 3 जो गवर्नमेंट के रोल्स है ना इन्हीं को हम डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे, ओके। देखिए, अब द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आर प्राइमरीली macroeconomic functions while the stabilization is a macroeconomic function. तो देखिए जो 3 फंक्शन थे गवर्नमेंट के क्या क्या थे? एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन, राइट। अब इनमें से जो एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना वो प्राइमरीली माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर है। वो क्यों? क्योंकि देखिए जब हम एलोकेशन फंक्शन की बात करते हैं ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्स प्रॉपरली एलोकेट करने में मदद करती है, ठीक है, कि प्रत्येक इंडिविजुअल को कितना रिसोर्स मिलना चाहिए, प्रत्येक बिजनेसेस को, प्रोडक्शन फॉर्म्स को कितना रिसोर्स मिलना चाहिए, दैट कम्स अंडर एलोकेशन फंक्शन, राइट। तो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्स एलोकेशन की बात हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आता है कि इनकम किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसके पास ज्यादा इनकम है, कम इनकम है, तो वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के अंतर्गत। अगेन यहाँ पे भी माइक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जाती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, सो दिस आल्सो कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक। लेकिन जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन है ना, ये स्टेबलाइजेशन फंक्शन में हम गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करती है, राइट। और ये जो प्राइस स्टेबिलिटी है ना ये ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड है, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, ओवरऑल प्राइस लेवल की स्टेबिलिटी की बात हो रही है एंड नॉट प्राइस लेवल ऑफ इंडिविजुअल गुड्स। तो इसलिए जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन है ये मैक्रो इकोनॉमिक इन नेचर है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि ये PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आ चुकी है और मॉक टेस्ट में भी ICI बहुत ज्यादा पूछ चुका है ये क्वेश्चन, so this becomes an important point for you to remember. ICI कैसा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि देखिए एलोकेशन फंक्शन इज डैश इन नेचर, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, बोथ या नॉट, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो देखिए एलोकेशन फंक्शन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक है। लेकिन स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या है, इट इज मैक्रो इकोनॉमिक इन nature. Okay, understood? The allocation function addresses inefficiencies and the distribution role ensures equitable wealth distribution. तो allocation function क्या करता है कि resources ठीक से allocate हुआ है कि नहीं, efficiently allocate हुआ है कि नहीं, ये चीज को address करता है, ठीक है। And distribution role क्या करता है, it ensures equitable wealth distribution. Similarly, stabilization encompasses monetary and fiscal policies aimed at economic growth, employment level and overall stability. तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंतर्गत क्या आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे देखी जाती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल देखी जाती है
एंड ओवरऑल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये चीज देखी जाती है, ठीक है। द नेशनल बजट इन जनरल reflects the economic policy of the government, and the government exercises its economic function partly through the budget. तो देखिए गवर्नमेंट जो आपने इकोनॉमिक फंक्शन है जैसे कि एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन या स्टेबलाइजिंग फंक्शन है, वो आपने बजट के थ्रू ना इसको पूरी करती है, ठीक है। एक्सरसाइजेस इट्स फंक्शन पार्टली थ्रू द बजट, सारे के सारे बजट के थ्रू नहीं करता, लेकिन पॉलिसीज के थ्रू भी करती है, कई कबार फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, सब पॉलिसीज के थ्रू भी करती है, राइट। लेकिन ये बजट के थ्रू भी करती है, स्पेशली जो एलोकेशन फंक्शन होता है ना, वो बजट के थ्रू करी जाती है। We shall now discuss in detail the conceptual three-function framework of the responsibilities of the government. तो अब आगे हम क्या करेंगे, जो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ना गवर्नमेंट के, जो रिचर्ड मस्ग्रेव ने दी थी, 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी, यानी कि एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो अब ये तीनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एलोकेशन फंक्शन। आज के वीडियो में हम एलोकेशन फंक्शन ही करेंगे क्योंकि एलोकेशन फंक्शन थोड़ा ज्यादा भी है और उस थोड़ा डिटेल में भी समझने की जरूरत है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए एलोकेशन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसा कि आपको पता है एलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो, एलोकेट हो इकोनॉमी में, राइट। तो अब रिसोर्स एलोकेशन का क्या मतलब होता है, पहले तो देखिए, रिसोर्स एलोकेशन refers to how available resources or factors of production are distributed among various uses in an economy. It determines the quantity and the types of goods and services produced. तो resource allocation क्या होता है कि हमें क्या बनाना चाहिए, what should we produce, how much, what quantity should we produce. हमारे जो limited resources हैं हमें किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है, वो मेनली एलोकेशन फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इज रिसोर्स एलोकेशन इम्पोर्टेंट? देखिए, रिसोर्स एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट फर्स्टली बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड व्हाइल सोसाइटल वांट्स आर अनलिमिटेड। इन एडिशन एनी गिवन रिसोर्स कैन हैव मेनी ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट। तो ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था ये चीजें, राइट, कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं लेकिन जो सोसाइटी के वांट्स है वो अनलिमिटेड होते हैं, एंड जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसके कई सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव में से हमें चूज करना पड़ता है कि हम किस चीज की प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को लगाए, है ना। सो वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल यूज फॉर द रिसोर्सेज। एफिशिएंट एलोकेशन इंश्योर्स resources are utilized effectively, minimizing waste. Efficient allocation क्या इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेस है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। इफेक्टिवली यूटिलाइज का क्या मतलब होता है कि जो सोसाइटी की नेसेसिटीज हो, सबकी नेसेसिटीज जो हो वो फुलफिल भी हो एंड रिसोर्सेज की वेस्टेज भी कम से कम हो। तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो एलोकेशन फंक्शन में यही एम होता है कि जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हो वो एफिशिएंट हो, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो अब कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स। तो देखिए, पहले तो होता है प्राइवेट सेक्टर एलोकेशन, यानी कि जो मार्केट के फोर्सेस एलोकेट करती है ना, जो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस होते हैं, जब वो रिसोर्सेज को एलोकेट करती है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर एलोकेशन कहते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर एलोकेशन इज गवर्न्ड बाय मार्केट सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस मैकेनिज्म्स ड्रिवन बाय कंज्यूमर नीड्स एंड प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। तो ये तो आपका हो गया प्राइवेट सेक्टर एलोकेशन, राइट। दूसरा आपका होता है गवर्नमेंट एलोकेशन, यानी कि जब रिसोर्सेज एलोकेट होती है विच इज मैनेज थ्रू गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसीज। जब गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसीज एंड बजट के थ्रू रिसोर्स एलोकेशन को मैनेज करता है तो उसे हम गवर्नमेंट एलोकेशन कहते हैं। तो इस तरह से 2 तरीके के एलोकेशन होती है, ठीक है। अब क्या होता है ना
अगर हम रिसोर्स एलोकेशन को पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दे तो क्या होता है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर्स तो जो है वो प्रॉफिट मोटिव से वो होते हैं, राइट। इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के चक्कर में वो रिसोर्सेस को अच्छे से अच्छे पर्पस के लिए यूटिलाइज ना करे, ये भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए देखिए प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो वही चीज की प्रोडक्शन करना चाहेंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, भले ही वो चीज हार्मफुल हो, राइट। जैसे कि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है सारा रिसोर्स अल्कोहल में लगाए और जो सोसाइटी की वेलफेयर की चीजें हैं जैसे कि किताबें या स्कूल्स या हॉस्पिटल्स, ऐसे चीजों में रिसोर्सेस लगाए ही ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, सोसाइटी को नुकसान होता है इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन, राइट। तो इसलिए रिसोर्स की जो एलोकेशन है ना, हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ सकते, हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब यही चीज आपकी बुक में किस तरह से लिखी गई है, एक बार हम बुक की लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Allocative efficiency is concerned with utilizing limited resources to produce goods and services that would maximize value to the societies. तो देखिए रिसोर्स एलोकेशन एकदम एफिशिएंटली हुआ है, ऐसा हम कब कहेंगे, ऐसा हम तब कहेंगे जब जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो सोसाइटी की लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो इस तरह से यूज हो रही है, इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में यूज हो रही है कि सोसाइटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए, इट मैक्सिमाइजेस द वैल्यू टू द सोसाइटी। तो इस केस में हम कहेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन एकदम एफिशिएंट हुआ है, राइट। अब देखिए एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव्स लार्जेस्ट possible outputs of goods and services from the existing stock of resources and technology. Allocative efficiency कब होगा, जब आप अपने existing resources है, existing technology है, उससे largest possible outputs of goods and services निकाल पाओ। तो अगर हम ये दो चीजें अचीव करें तो हम कहेंगे कि हमने जो resources है बहुत efficiently utilize किया है। But देखिए however a market economy is subject to serious malfunctioning in several basic respects. While private goods will be sufficiently provided by the market, public goods and varied goods will not be produced in sufficient quantities by the market. लेकिन देखिए अगर हम ये एलोकेशन का जो काम है वो मार्केट पे छोड़ दे, बिल्कुल गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, तो क्या होता है, सीरियस मैल फंक्शनिंग हो सकती है। क्योंकि देखिए जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो वही गुड्स बनाना चाहेंगे जिससे कि इनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज। ये सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में इतना नहीं सोचते जितना अपने खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते, राइट। तो इस चक्कर में क्या होगा कि जो मेरिट गुड्स है जैसे कि किताबें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, राइट, तो ऐसी चीजों की प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों में ना प्रॉफिट कम होती है। लेकिन जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल चीजें हैं, राइट, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया अल्कोहल, सिगरेट, तो ऐसी चीजें क्या होगी, ओवर प्रोडक्शन होगी जो सोसाइटी को लॉन्ग रन में नुकसान करेगी। तो वाइल प्राइवेट गुड्स यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम प्राइवेट गुड्स कहते हैं। सो वाइल प्राइवेट गुड्स माइट बी सफिशिएंटली प्रोवाइडेड, पब्लिक गुड्स जैसे कि पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो। एंड मेरिट गुड्स जो सोसाइटी की वेलफेयर की गुड्स होती है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, राइट, तो ऐसी चीजों की जो प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में ना हो, इसके ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। मिसिंग मार्केट्स और नॉन एग्जिस्टिंग मार्केट्स अकर इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। कई बार तो सर्टेन गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होती, भले ही लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, बट स्टिल उन गुड्स की कोई मार्केट ही नहीं होती बिकॉज उन गुड्स की कोई प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट नहीं है तो जो प्रोड्यूसर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स है, वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे और उस गुड्स की जो है वो स्केर्सिटी होगी मार्केट में, वो गुड्स मिलेंगे ही नहीं आपको, राइट। तो ये भी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। दिस इज नोन एज मार्केट फेलियर। अगर ऐसा हुआ कि सर्टेन चीजों की मार्केट ही नहीं है, देयर इज नॉन एग्जिस्टेंस मार्केट, यानी कि वो गुड्स बनती ही नहीं है,
एंड कुछ गुड्स की ओवर प्रोडक्शन होती है या कुछ गुड्स की अंडर प्रोडक्शन होती है, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मार्केट फेलियर। तो देखिए, अगर हम रिसोर्स एलोकेशन सिर्फ मार्केट के ऊपर छोड़ दे तो मार्केट फेलियर होने की चांसेस रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी होता है टू अवॉइड ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन गुड्स एंड टू अवॉइड मार्केट फेलियर। तो देखिए, आखिर ये मार्केट फेलियर्स किस कारण से होती है? क्या ऐसी वजह है जो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फेलियर करा सकता है? देखिए, मार्केट फेलियर which hinder efficient allocation of resources occurs mainly due to the following reasons. First is your imperfect competition and presence of monopoly power in different degrees, leading to underproduction and higher prices than would exist under conditions of competition. Market may fail to control the abuse of monopoly power. देखिए, हमें ये पता है कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट कब होता है। यूजुअली जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबसे ज्यादा एफिशिएंटली रिसोर्स एलोकेशन होती है, राइट। लेकिन हर गुड्स की मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं होती। कई कबार सर्टेन गुड्स की मार्केट जो है वो इम्परफेक्ट होती है, यानी कि मोनोपोली मार्केट होती है। और जब मोनोपोली होती है ना, तब जो प्रोड्यूसर है वो अपने हिसाब से प्रोड्यूस करता है, अपने हिसाब से प्राइस सेट करता है, राइट। यूजुअली क्या होता है, जो मोनोपोली प्रोड्यूसर है वो अंडर प्रोडक्शन करता है, यानी कि कम प्रोड्यूस करता है। किस लिए? आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाने के लिए। अगर चीजों की स्कैरसिटी हो तो क्या होता है, इन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, राइट, एंड सप्लाई इज नॉट इनफ टू मीट द डिमांड। तो इसके वजह से प्राइस जो है वो इन्फ्लेट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस को इन्फ्लेट कराने के लिए, इंक्रीज कराने के लिए आर्टिफिशियल स्कैरसिटी यहाँ पे क्रिएट करी जाती है। भले ही जो ये प्रोड्यूसर है, मोनोपोली प्रोड्यूसर, ये ज्यादा यहाँ पे सप्लाई कर सकता है, सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ये सप्लाई इंक्रीज नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, अगर सप्लाई इंक्रीज हुई तो क्या होगा, प्राइस कम होगी, राइट। तो प्राइस इनको कम नहीं करना, इनको प्राइस इंक्रीज करना है, तो ये जानबूझ के अंडर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो दिस विल लीड टू हाई प्राइस ऑफ द गुड्स। एंड जो ये अब्यूज है, एक तरह से आपने मोनोपोली जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल करना है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करने में, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके हाई प्राइस करने में। तो अगर मार्केट इसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो इससे मार्केट फेलियर होती है, इसको हम मार्केट फेलियर बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन ऑफ मार्केट फेलियर आपको पता चल गया, राइट। अगर मोनोपोली पावर बहुत ज्यादा है एक मार्केट में तो मार्केट फेलियर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन होती है कुछ की, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कराई जाती है, प्राइस को जानबूझ के प्राइस को इन्फ्लेट कराने के लिए, प्राइस को बहुत ज्यादा हाई कराने के लिए। नाउ सेकंड रीजन फॉर मार्केट फेलियर इज मार्केट टिपिकली फेल टू प्रोवाइड कलेक्टिव पब्लिक गुड्स सच एज डिफेंस। देखिए, अगर हम सिर्फ मार्केट के ऊपर छोड़ते रिसोर्स एलोकेशन को, तो डिफेंस जैसी चीजें जो पब्लिक गुड है, जो सबकी हित में है, तो ऐसे चीजों में हो सकता है कम रिसोर्स एलोकेट किया जाए, क्योंकि इस चीज में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली इनकम्प्लीट मार्केट्स, यानी कि मार्केट में फेल टू प्रोड्यूस द राइट क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। देखिए, अगर मार्केट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जैसे मेरिट गुड्स जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती है, अगर ऐसे गुड्स सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाई तो उसे भी हम मार्केट फेलियर कहते हैं। ठीक है, एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, ये चीजों में ना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होती, तो लोग अक्सर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इस सेक्टर्स में ऐसे चीजें बनाना नहीं चाहते, लेकिन ये सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो इस अगर ऐसे जो इम्पोर्टेंट मेरिट गुड्स है, अगर ये नहीं बन पाए सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो इसको भी हम मार्केट फेलियर कहेंगे, इसकी वजह से भी मार्केट फेलियर हो सकता है। देन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसे कि इन्वायरमेंट आर ओवर यूज एंड एग्जॉस्टेड इन इंडिविजुअल परसूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए, आपने प्रॉफिट के चक्कर में अगर इन्वायरमेंट को ओवर यूज किया, एग्जॉस्ट किया, रिसोर्स जो रिसोर्सेज है आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको खपाखप आपने खत्म कर दिया, राइट, एग्जॉस्ट कर दिया, अब्यूज करा इन्वायरमेंट को,
तो इसके वजह से भी मार्केट फेलियर होती है, ठीक है। Similarly, externalities which arise when production and consumption of good or service affect third party, इसके वजह से भी मार्केट फेलियर होती है। तो एक्सटर्नलिटी क्या होती है? देखिए, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक कंज्यूमर है बी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रही है दैट इज सिगरेट, ओके। अब ए ने सिगरेट प्रोड्यूस किया, बी ने कंज्यूम किया, आप एक थर्ड पार्टी हो, आप सी हो लेट्स से। अब देखिए, जब ए प्रोड्यूस करता है ए को मिलता है प्रॉफिट, राइट, बी कंज्यूम करता है सिगरेट, बी को मिलता है सेटिस्फैक्शन। लेकिन आप थर्ड पार्टी, आपको ना प्रॉफिट मिलता है ना सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन अगर ये जो बी है आपके सामने स्मोक करता है तो आपको नुकसान जरूर होता है उसका, है ना। तो इस तरह से देखिए, आप एक थर्ड पार्टी है जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको नुकसान हो रही है किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, किसी भी चीज की कंजम्पशन या प्रोडक्शन की वजह से, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटी। एंड जो सिगरेट जैसे या अल्कोहल जैसे डीमेरिट चीजें होती है ना, इसके वजह से कहीं ज्यादा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, यानी कि जो लोग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में इन्वॉल्व भी नहीं है वो भी सफर करते हैं, और अगर वो सफर करने लगे तो ये भी एक मार्केट फेलियर होता है, और इसको भी गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली, जो चीजों की प्रोडक्शन होती है उसमें पोल्यूशन होता है, राइट, और पोल्यूशन की वजह से पूरी इकोनॉमी सफर करती है। देखिए, हम जैसे कि आप और मैं, हम प्रोड्यूसर्स नहीं है, हम कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन स्टिल जो मर्चेंट्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो प्रॉफिट के चक्कर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर लेते हैं, और हमको भी, हम इनोसेंट थर्ड पार्टीज को भी यहाँ पे सफर करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नलिटी। और अगर बहुत ज्यादा एक्सटर्नलिटी होती है ना, तो इसको भी हम मार्केट फेलियर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रिसोर्स ठीक से एलोकेट नहीं हो रही, राइट, सोसाइटी को नुकसान। सिमिलरली, फैक्टर इमोबिलिटी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसीज arise from inability to move resources easily। अगर हम रिसोर्सेज को इजीली मूव नहीं कर पाए एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्पस से दूसरी पर्पस में, तो उसके वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी होगी, इनएफिशिएंसी होगी। तो इसके वजह से भी क्या होगा? मार्केट फेलियर हो सकती है, ठीक है। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन because it may not be in the interest of one party to provide full information to the other party। देखिए, कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ, देखिए, ट्रांजैक्शंस जो है या मार्केट में जो भी खरीद या बेची जाती है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, राइट। अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को फुल्ली जानकारी ना दे अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो एक गलत डिसीजन ले सकता है कि उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना, राइट। तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से, अगर रिसोर्स एलोकेशन ठीक से नहीं हो रही और चीजों की डिमांड या सप्लाई में गड़बड़ हो रही है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से, तो इसके वजह से भी रिसोर्स एलोकेशन ठीक से नहीं होगी, एंड इसको भी हम मार्केट फेलियर कहेंगे, ओके। एंड द लास्ट वन इज इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर इनकम एंड वेल्थ ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो इसके वजह से भी मार्केट पे फेलियर हो, इसको भी हम मार्केट फेलियर कहेंगे। तो यही मार्केट फेलियर से बचाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करता है व्हाइल एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये रिसोर्स एलोकेशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यही सारे फेलियर्स से बचने के लिए नेसेसरी होता है। तो देखिए, अब रोल ऑफ द गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे, कैसे मार्केट फेलियर होने से गवर्नमेंट बचाती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड मस्ग्रेव, द गवर्नमेंट एड्रेसेस मार्केट फेलियर्स टू इनहेंस सोशल वेलफेयर। इट फुलफिल्स citizens' need through effective public finance and resource allocation। गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो कहाँ पे होती है? देखिए, पहले होता है इन करेक्टिंग मार्केट फेलियर। विदाउट इंटरवेंशन मार्केट्स में प्रोड्यूस एक्सेसिव डीमेरिट गुड्स, यानी कि हार्मफुल गुड्स की ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है प्रॉफिट के चक्कर में, एंड जो मेरिट गुड्स है, बेनिफिशियल गुड्स है, वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। तो इस फेलियर को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर भी लेता है। देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट टेक करेक्टिव एक्शंस व्हेन प्राइवेट मार्केट्स फेल टू प्रोवाइड द राइट मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, अगर जो प्राइवेट पार्टीज है इकोनॉमी में
अगर वो राइट मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हार्मफुल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और मेरिट गुड सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो ये जो भी मिसिंग मार्केट है, राइट, या फिर जो मार्केट फेलियर है उसे करेक्ट करे, एंड जो चीज जिस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होनी चाहिए उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाए, यानी कि मेरिट गुड्स इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो पाए एंड जो हार्मफुल गुड्स है वो कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो पाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। दिस एलोकेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड फॉल ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, तो देखिए अब हमने ये तो कहा कि जो मार्केट फेलियर्स है उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना जरूरी है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन से कैसे रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट होती है, तो चलिए हम थोड़े एग्जांपल से उसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि प्रैक्टिकली भी आपको आइडिया हो कि गवर्नमेंट कैसे रिसोर्स एलोकेट करती है, ठीक है। पहले हम देखते हैं पब्लिक गुड्स के केस में। देखिए पब्लिक गुड्स के केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है। द गवर्नमेंट सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज that are impractical for individuals to produce, such as law enforcement and public infrastructure. देखिए लॉ इन्फोर्समेंट एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो मार्केट खुद से पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाती, ठीक है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद से ही ये गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगी टू द मार्केट, खुद ही इन गुड्स एंड सर्विसेज में रिसोर्स एलोकेट करेगी, खुद ही प्रोड्यूस करेगी एंड मार्केट में सप्लाई करेगी। तो इस तरह से जो गुड्स एंड सर्विस मार्केट नहीं प्रोवाइड कर पाती, ठीक है, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं प्रोवाइड करती, गवर्नमेंट इंटरवीन करके खुद से अपने तरफ से प्रोवाइड करती है। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है इनमें रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगी थ्रू गवर्नमेंट, ओके। Now the second example is externalities. The government steps in when market prices do not reflect true cost and benefits, implementing corrective measures. देखिए अब इसका क्या मतलब है। देखिए हमने एक्सटर्नलिटी का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था सिगरेट का, राइट, कि कैसे सिगरेट सिर्फ स्मोकर को ही नहीं नॉन स्मोकर्स को भी अफेक्ट करती है सोसाइटी में, एंड उसको हमने कहा था एक्सटर्नलिटी, राइट। अब ये जो एक्सटर्नलिटी है ये नेगेटिव टाइप की एक्सटर्नलिटी है, यानी कि ये सोसाइटी के और लोगों को भी नुकसान करा रही है, राइट। अब ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, जो ऐसे गुड्स है ना इनकी प्राइस इंक्रीज कर देती है। प्राइस इंक्रीज करने से क्या होगा, इनकी डिमांड कम होगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से इफ यू इंक्रीज प्राइस डिमांड विल रिड्यूस, राइट। तो डिमांड रिड्यूस होने से क्या होगा, इनकी प्रोडक्शन भी कम होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग होता है ना, डिमांड कम तो प्रोडक्शन भी कम, और अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो सिगरेट्स के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है सोसाइटी में वो भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से प्राइस में चेंजेस ले आके भी गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब ये तो थी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात, राइट, लेकिन एक्सटर्नलिटीज हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कभी कभार पॉजिटिव भी होती है। अब अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के एग्जाम्पल ले, देन वन एग्जाम्पल इज एजुकेशन। देखिए जब आप एक फैमिली मेंबर को एजुकेट करते हो, अपने बच्चों को एजुकेट करते हो, तो देखिए सिर्फ वो बच्चे की ही फायदा नहीं होती, पूरी फैमिली की फायदा होती है, राइट, पूरी सोसाइटी की फायदा होती है, बेनिफिट होती है, क्योंकि एजुकेटेड जो इंसान है वो एक सिविल इंसान होगा, वो सोसाइटी को भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, वो अपना सर्विसेज देगा सोसाइटी को, कहीं पे एम्प्लॉयड होगा, राइट। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी को ही फायदा होती है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब एजुकेशन जैसी चीजें जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है। अब प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज करनी पड़ेगी, और डिमांड इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इनकी प्राइसेस कम कर देंगी। तो इस तरह से देखिए प्राइसेस को ऊपर नीचे करके भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है उसको करेक्ट कर सकती है। सिगरेट जैसे हार्मफुल चीजें जो ओवर प्रोडक्शन होती है उनकी प्राइसेस बढ़ा दो, तो अपने आप इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, राइट। एंड जो एजुकेशन जैसे अच्छी चीजें उनकी प्राइसेस क्या कर दो, कम कर दो, ताकि इनकी प्रोडक्शन, इनकी डिमांड इंक्रीज हो एंड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो। तो इस तरह से प्राइसेस को चेंज करके गवर्नमेंट ये एक्सटर्नलिटी वाली जो मार्केट फेलियर है
इसको क्या कर सकती, करेक्ट कर सकती है, एंड करेक्ट चीजों में ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर सकती है रादर देन हार्मफुल थिंग्स. ओके, सिमिलरली मेरिट गुड. अब मेरिट गुड की भी वही कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है. देखिए, मेरिट गुड्स ही वो गुड्स है जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोवाइड करती है ना. अब एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जैसी चीजें which are often provided by the government for societal benefits. देखिए, ये मेरिट गुड्स है, और अगर मार्केट सफिशिएंट क्वांटिटी में ये गुड्स नहीं प्रोवाइड कर पाए तो गवर्नमेंट खुद से ही ऐसे गुड्स प्रोवाइड करती है, खुद से ही रिसोर्स एलोकेशन करती है मेरिट गुड्स में, ताकि सोसाइटी में एक वेलफेयर होता रहे. ठीक है, चाहे सोसाइटी की वेलफेयर डिक्रीज ना हो, है ना. तो दिस इज अनदर एग्जांपल हाउ गवर्नमेंट इंटरवीन्स. एंड डीमेरिट गुड्स, जो हार्मफुल गुड्स है, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है थ्रू रेगुलेशंस. रेगुलेशन ऑन हार्मफुल गुड्स लाइक टोबैको एंड अल्कोहल. तो ऐसे रेगुलेशन से ऐसे गुड्स की जो प्रोडक्शन है उनको गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है. कितना रिसोर्सेज उन पे जा रहा है, कितना नहीं जा रहा, डायरेक्टली गवर्नमेंट खुद से कंट्रोल करती है. ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन कर सकती है, और कहाँ पे रिसोर्सेज जा रही है, कितनी अमाउंट में रिसोर्सेज जा रही है, वो खुद कंट्रोल कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है. So these are some examples of government intervention. तो आई होप आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आइडिया हो गया होगा, राइट, कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है एंड सही जगह पे कैसे रिसोर्स एलोकेट कर सकती है, कैसे एफिशिएंटली रिसोर्स एलोकेट कर सकती है. ओके, तो देखिए, अब आपने कुछ एग्जांपल्स देखे जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही थी, राइट, एंड रिसोर्स को प्रॉपर एलोकेट कर रही थी. लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल इकोनॉमी में गवर्नमेंट ये कैसे करती है? हाउ डज गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज? देखिए, गवर्नमेंट का मन किया कि आज किसी चीज की प्राइस बढ़ा दूं, तो क्या गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा सकती है? मन किया कि आज किसी चीज में टैक्स लगा दूं ताकि उस चीज की प्राइस इंक्रीज हो, या फिर आज किसी डीमेरिट चीज की प्रोडक्शन अचानक से बंद कर दूं, तो क्या गवर्नमेंट कर पाएगी? देखिए, इस तरह से एकदम हैपोजार्ड तरीके से गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेट नहीं कर सकती. एक प्रॉपर प्रोसीड्योर होता है, एंड प्रॉपर पॉलिसीज के थ्रू ही गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन कर सकती है. ठीक है, और ये पॉलिसीज कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है? देखिए, यूजुअली क्या होता है ना, एलोकेशन के केस में गवर्नमेंट यूजुअली रिसोर्स एलोकेशन करती है थ्रू बजटिंग. देखिए, आपको पता होगा कि हर बार एवरी ईयर जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करती है पार्लियामेंट में, राइट, जहाँ पे वो पॉलिसीज लेके आती है रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, कि किस किस सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर करना है, एंड टैक्सेशन पॉलिसीज भी लेके आती है कि किस गुड्स में कितना टैक्स लगाना है, लोगों के इनकम पे कितना टैक्स लगाना है. तो यही पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेट करती है. पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना पॉलिसीज पेश करती है, जब पॉलिसीज साइन होती है एंड जब वो इम्प्लीमेंट होती है तब जाके रिसोर्स एलोकेशन होता है. ठीक है, द एलोकेशन फंक्शन इन बजटिंग डिटरमाइंस. देखिए, अब बजट में क्या क्या डिटरमाइन होता है? देखिए, बजट में पहले तो डिटरमाइन होता है हु एंड व्हाट विल बी टैक्स, किस किस इंसान को हम टैक्स करेंगे, ठीक है, कितने इनकम में कितना टैक्स लगाएंगे, एंड किस किस गुड्स में हम टैक्स लगाएंगे, वो भी बजट में डिटरमाइन होता है. अब टैक्स के थ्रू कैसे रिसोर्स एलोकेशन होता है? देखिए, हमने अभी कहा था कि जो एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो चीजें क्रिएट करती है उनकी प्राइस गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश करता है, राइट, एंड प्राइस बढ़ाने का एक तरीका है टैक्स लगा दो. ठीक है, टैक्स लगाने से गुड्स महंगी हो जाती है, तो उनकी डिमांड एंड प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो ज्यादा रिसोर्स उन पे एलोकेट नहीं होती. तो इस तरह से टैक्स को यूज करके गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन को मैनिपुलेट कर सकता है. ठीक, एंड ये टैक्स कितना लगाना है, कैसे लगाना है, वो कहाँ पे गवर्नमेंट बताएगी? अपने बजट में बताएगी. ठीक है, तो पहली चीज जो बजट में बताई जाती है एलोकेशन के रिगार्डिंग, दैट इज कि किस किस को हम टैक्स करेंगे एंड कितना किस किस गुड्स को हम टैक्स करेंगे. ठीक है, देन हाउ मच एंड ऑन व्हाट द गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंट. देखिए, अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया है टैक्स कलेक्ट करने से, गवर्नमेंट किस सेक्टर में स्पेंड करेगी एंड कितना स्पेंड करेगी, वो भी गवर्नमेंट पहले ही बजट में तय करती है ना. तो उस हिसाब से पर्टिकुलर सेक्टर में रिसोर्स एलोकेट होती है. ठीक है, देन द प्रोसेस बाय व्हिच द टोटल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर डिवाइडेड अमंग वेरियस यूजेस. जो इकोनॉमी के टोटल रिसोर्सेज हैं वो किस किस यूज में स्पेंड करना है, राइट, वो किस तरह से डिवाइड करनी है, वो भी गवर्नमेंट बजट में तय करती है.
एंड इसी के हिसाब से ही रिसोर्स एलोकेट होती है। सिमिलरली द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेरियस सोशल गुड्स, बोथ पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स, ये भी बजट में डिसाइड होता है। देखिए कितना पब्लिक गुड्स बनाना है, कितना मेरिट गुड्स बनाना है, कितने इन गुड्स की कितनी प्रोडक्शन करनी है, राइट। तो ये भी बजट में पहले से ही डिसाइड होती है एंड उसके बेसिस में ही रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है इन गुड्स के ऊपर। एंड द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी, और गवर्नमेंट या फिर पब्लिक जो सेक्टर है वो कितना इन्वॉल्व होगी नेशनल इकोनॉमी में, कितना प्राइवेट मार्केट प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनको कितना फ्रीडम दिया जाएगा या कितना उनके ऊपर इंटरवेंशन करी जाएगी, ये भी बजट में ही डिसाइड होती है। तो देखिए ऑलरेडी पहले से ही प्री डिसाइड होती है। गवर्नमेंट भी अपना टाइम लगा के, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एकदम हैपोजाइटली ये पॉलिसीज बनाती है, सोच समझ के इकोनॉमी को स्टडी करके पहले वो ये पॉलिसीज बनाती है एंड इसके अकॉर्डिंग ही फिर रिसोर्स एलोकेशन करी जाती है, स्पेशली थ्रू बजट। ठीक है, एलोकेशन फंक्शन स्पेशली जो बजट होता है गवर्नमेंट की उसके थ्रू करी जाती है। सिमिलरली एक और पॉइंट है, देखिए द रीएलोकेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट यूज टू पब्लिक यूज। देखिए अगर आज के टाइम पे मान लीजिए कुछ जो रिसोर्सेज है सोसाइटी की वो प्राइवेट यूज में है, यानी कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स यूज कर रहे हैं, तो क्या इसको पब्लिक यूज में रीएलोकेट करना चाहिए, क्या इसको पब्लिक बनाना चाहिए? तो ये भी गवर्नमेंट बजट के थ्रू डिसाइड करती है एंड सोसाइटी को इन्फॉर्म करती है, पॉलिसीज बनाती है इसके रिगार्डिंग, एंड इस तरह से रिसोर्स एलोकेशन या रीएलोकेशन की जाती है। ठीक है, ओके। देखिए अब हमें ये तो पता चल गया कि गवर्नमेंट जो रिसोर्स एलोकेशन है अपनी पॉलिसीज के थ्रू करती है, राइट। लेकिन देखिए वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करती है वो अभी भी हमें पढ़ना बाकी है, राइट। देखिए एक इंस्ट्रूमेंट की तो हमने चर्चा कर ली, टैक्स। अब टैक्स की तरह ही कई और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है रिसोर्स एलोकेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टडी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं इस टॉपिक से, तो ध्यान से हम सुनते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक फॉर एलोकेशन, तो इसके बाद जो एलोकेशन फंक्शन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, a variety of allocation instruments are available by which government can influence resource allocation in the economy. For example, the government may directly produce an economic good, for example, electricity and public transportation services. देखिए कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद से ही प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। तो इस तरह से वो रिसोर्स एलोकेशन इन सेक्टर्स में कर सकती है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये प्राइवेट प्लेयर्स को प्रोवाइड करना, प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। सिमिलरली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत ही ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मार्केट इसे ठीक से कर पाएगी नहीं कर पाएगी डाउटफुल होगा, राइट। तो प्राइवेट लोगों के हाथ में ये नहीं दिया जा सकता, गवर्नमेंट को खुद डायरेक्टली इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता है ताकि ये सर्विसेज अच्छी तरह से प्रोवाइड हो इकोनॉमी में। तो सर्टन चीजें जो है वो गवर्नमेंट खुद से ही प्रोवाइड करती है। देन द गवर्नमेंट मे यूज प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज ऑल्टरिंग द प्राइसेस डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई through taxes and subsidies to influence private allocation by policies that change the behavior of consumers and producers. तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, राइट, कि जो एक्सटर्नैलिटी थी, एक्सटर्नैलिटी के केस में कैसे गवर्नमेंट प्राइस को ऑल्टर करके उनकी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन को खत्म कर सकती है ना। तो यही पॉइंट है। देखिए मार्केट प्राइस जो है उसको ऑल्टर करके गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लाई एंड डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, जिसके वजह से रिसोर्स एलोकेशन भी ऑल्टर होती है उन गुड्स में। फॉर इंस्टेंस देखिए मान लीजिए अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल की प्रोडक्शन को क्या करना है, गवर्नमेंट को कम करना है। गवर्नमेंट चाहती है कि अल्कोहल में कम रिसोर्सेस एलोकेट हो, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अल्कोहल में ना टैक्स लगा देगी। टैक्स लगाने से क्या होती है, अल्कोहल महंगी हो जाती है, एंड अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो उस चीज की डिमांड कम होगी, राइट। डिमांड कम होगी तो इसकी प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन कम होगी।
तो इस तरह से थ्रू टैक्स प्राइस को मैनिपुलेट कर सकती है गवर्नमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन को भी मैनिपुलेट कर सकती है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे गुड्स है जिसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है गवर्नमेंट को, जैसे कि एजुकेशन, अब बुक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब बुक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बुक्स की प्रोडक्शन में सब्सिडी दे देगी। सब्सिडी देने से क्या होता है, बुक की प्राइस कम होती है, राइट। प्राइस कम हो तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज हो तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो इन गुड्स में रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा होगा। तो अगर बुक्स में ज्यादा रिसोर्स एलोकेट करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी टू प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। तो इस तरह से प्राइस को मैनिपुलेट करके थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है एंड अपने जो गवर्नमेंट को ठीक लगता है, राइट, अपने हिसाब से सही जगह पे रिसोर्स एलोकेट कर सकती है। ओके, देखिए, इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट में डायरेक्ट रिसोर्स एलोकेशन थ्रू इंसेंटिव्स एंड disincentives. For example, tax concession and subsidies may be given for production of goods that promote social welfare, and higher taxes may be imposed on goods such as cigarettes and alcohols so that their prices are higher. ठीक है, तो समझ लिया आपने कैसे टैक्सेस एंड सब्सिडीज के थ्रू गवर्नमेंट प्राइस को मैनिपुलेट करके रिसोर्स एलोकेशन को भी मैनिपुलेट कर सकती है। ओके, सिमिलरली द गवर्नमेंट may influence allocation through legislation and force. For example, ban of single-use plastic goods prevent resources moving into their production. देखिए, सर्टेन चीजों की प्रोडक्शन गवर्नमेंट को नहीं करती, उस चीज में रिसोर्स एलोकेट नहीं करना, जैसे कि प्लास्टिक गुड्स पे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन चीज की प्रोडक्शन को ही बैन कर देंगी थ्रू लेजिस्लेशन, थ्रू फोर्स, ताकि इसमें कोई भी रिसोर्स लगाए ही ना, इसमें कोई भी रिसोर्स एलोकेट ही ना हो। ठीक है, तो इस तरह से लेजिस्लेशन एंड फोर्स के थ्रू भी रिसोर्स एलोकेशन किया जा सकता है या रोका जा सकता है रिसोर्स एलोकेशन को। सिमिलरली द कंपटीशन पॉलिसीज, merger policies, etc. affect the structure of the industry and commerce. For example, the Competition Act in India promotes competition and prevents anti-competitive activities. देखिए, स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि जो मोनोपोली प्रैक्टिसेस है वो मार्केट फेलियर करा सकती है, राइट, क्योंकि मोनोपोलीज क्या कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं बाय अंडर प्रोड्यूसिंग गुड्स, राइट, एंड प्राइसेस को हाई करा सकते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, राइट। तो इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आएगी, कंपटीशन पॉलिसीज लेके आएगी, राइट। सिमिलरली मर्जर पॉलिसीज, क्योंकि देखिए अगर बगावत सारे जो सिमिलर टाइप के बिजनेसेस है वो अगर मर्ज करने लग गए तो क्या होगा, अगर मोनोपोली वाली सिचुएशन आ जाएगी, राइट, क्योंकि वो फॉर्म जो है वो बड़ा बनता जाएगा, मर्ज करता जाएगा एंड अगेन वो मोनोपोली पावर एंजॉय करने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है मोनोपोली पावर्स का, है ना। तो जो मर्जर पॉलिसीज है वो भी गवर्नमेंट केयरफुली क्राफ्ट करती है, इस तरह से क्राफ्ट करती है कि मोनोपोली प्रैक्टिसेस जो है वो कम से कम हो, क्योंकि देखिए अगर एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, जितना कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा उतने ही रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट होगी। अगर बहुत ज्यादा मोनोपोली वाली सिचुएशन आएगी तो रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट नहीं, ठीक है। तो इसके लिए कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, मर्जर पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आती है। Similarly, government regulatory activities such as licensing, controls, minimum wages, and directives on location of industry also influence resource allocation. तो ये रेगुलेटरी एक्टिविटीज के थ्रू भी रिसोर्स एलोकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे कि अगर हम लाइसेंसिंग की बात करें तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी करा दिया कि सर्टेन गुड्स की प्रोडक्शन के लिए आपको पहले लाइसेंस लेनी पड़ेगी, विदाउट लाइसेंस आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो देखिए पहले तो आपको लाइसेंस लेने के लिए भी सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो इसका ये मतलब है कि सब लोग वो गुड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ चुनिंदा लोग ही कर पाएंगे, राइट। तो उस गुड्स में रिसोर्स एलोकेशन कम होगी एज कम्पेयर टू बिफोर। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उस गुड्स की प्रोडक्शन में रिसोर्स एलोकेशन कम हो या लिमिटेड क्वांटिटी में हो तो वो लाइसेंसिंग ले आ सकती है। सिमिलरली कंट्रोल्स ले के आ सकती है। सिमिलरली मिनिमम वेजेस की रिगार्डिंग वो रेगुलेशन लेके आ सकती है, राइट। एंड लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, सर्टेन चीज़ों की, सर्टेन गुड्स की इंडस्ट्री कहाँ पे किस लोकेशन में होनी चाहिए, तो इस तरह के रेगुलेशंस भी लेके आ सकती है।
देखिए जिस लोकेशन में इंडस्ट्री होगी तो उस लोकेशन में रिसोर्स एलोकेशन होगा, राइट। तो किस जगह पे रिसोर्स एलोकेशन करना है वो भी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है थ्रू इट्स पॉलिसीज। सिमिलरली गवर्नमेंट सेट्स लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन के लिए, राइट, जिससे कि कैसे रिसोर्स एलोकेशन होगा, कहाँ पे होगा, वो डिसाइड हो सकता है। एंड गवर्नमेंट में ऑल्सो अडॉप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल रेमेडीज, यानी कि जो भी अभी हमने रेमेडीज पढ़ा है, राइट, तो सिर्फ एक ही रेमेडी एक टाइम पे अपनाए ये जरूरी नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेमेडीज भी अपनाकर गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन को एफिशिएंट कर सकता है। सो दीज वर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो गवर्नमेंट यूज करता है एक इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड देम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एलोकेशन फंक्शन है गवर्नमेंट की खत्म हो जाती है। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जो बाकी फंक्शंस है गवर्नमेंट की, राइट, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन है, वो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन बिफोर यू गो आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट, तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है, सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट, और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे, ओके। सो गाइस आज की हमारी लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चे डाउट पूछते हैं, आप भी अपना डाउट पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट और एनी एमसीक्यूज, हम आराम से टेलीग्राम चैनल में डिस्कस करें, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।